आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे ब्लेंडर 2.9 के एक्सट्रीम बेसिक्स। किसी भी बिगिनर के लिए ये कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है और ये सब हम सीखेंगे ये पोकेबॉल का रेंडर करने के थ्रू। मतलब ऑब्वियसली सबको पता है पोकेबॉल क्या है, बचपन में किसने पोकेमॉन नहीं देखा। तो मुझे लगा कि इसके थ्रू हम ब्लेंडर के बेसिक्स जिसमें कि मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग और रेंडरिंग ये आते हैं, हम इन चीज़ों को समझेंगे। शुरू करने से पहले मैं एक जनरल डाउट क्लियर करना चाहूँगा जो कि मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि अगर मुझे ब्लेंडर यूज़ करना है तो उसके लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए। मतलब क्या मुझे बहुत एक हाई एंड पीसी चाहिए होगा या फिर एक गेमिंग लैपटॉप। तो इसका आंसर है नहीं, तुम्हें लिटरली कुछ नहीं चाहिए, एक बेसिक सा पीसी भी चल जाएगा। मैं जिस सिस्टम पे काम कर रहा हूँ इसमें ग्राफिक कार्ड है NVIDIA 940MX, 8GB रैम है और i5 7th Gen का प्रोसेसर है। तो समझाने की बात ये हुई कि तुम्हारे पास जो भी पीसी है, जो भी लैपटॉप है, तुम उस पे यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो आराम से। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, इस पोकेबॉल सीरीज़ में हम सीखेंगे ब्लेंडर 2.9 के कुछ बहुत बेसिक्स, जैसे कि मॉडलिंग के एक पोकेबॉल मॉडल करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ एक्सप्लेन्ड होगी। आफ्टर दैट टेक्सचरिंग, उसके बाद लाइटिंग, फिर रेंडरिंग एंड फाइनली कंपोजिटिंग। क्योंकि इंस्टेड तुम ब्लेंडर यूज करने के बाद फोटोशॉप में कंपोजिट करो, ब्लेंडर के इनबिल्ट कंपोजिटर में ही इतने फीचर्स हैं कि वो एक बेसिक से रेंडर को काफ़ी एनहांस कर दे। तो जब भी कोई भी 3D सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू कर तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने कुछ ऑलरेडी आर्टिस्ट्स को देखा होता है जो कि बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी काम कर और हम उनसे इंस्पायर होके एक 3D सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना शुरू करते हैं। और शुरू में ये टास्क काफ़ी मुश्किल लगता है कि हम उस लेवल तक कैसे पहुँचेंगे, पर अगर कुछ महीने पेशेंस के साथ बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो वो लेवल भी ईजिली रीच हो जाता है। तो इसलिए इस वीडियो के एंड में हम थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेने के लिए कुछ बहुत बढ़िया ब्लेंडर आर्टिस्ट का काम देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं कुछ बहुत बढ़िया आर्टवर्क्स जो कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने बनाए हैं वो तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, जो कि तुम्हें इंस्पायर करेंगे और ज़्यादा सीखने के लिए और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए। तो अब हम आ गए हैं ब्लेंडर के अंदर। अगर तुम्हें ब्लेंडर में मूव करने के बेसिक सीखने हैं तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है जो तुम्हें ब्लेंडर यूज़ करने के फर्स्ट डे पे समझना चाहिए। और अगर ये मेरी पहली वीडियो जो तुम देख रहे हो तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है अबाउट व्हाई शुड यू गेट स्टार्टेड विद क्रिएटिव सॉफ्टवेयर, जिसमें मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की है अबाउट क्रिएटिविटी, स्किल्स, अर्निंग मनी थ्रू सॉफ्टवेयर और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो उनको चेकआउट करो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो स्टार्टिंग विद दिस वीडियो, पहले तो हमें समझना होगा कि जो हमारा वर्क फ्लो है किसी भी प्रोजेक्ट को ख़त्म करने का, वो शुरू कहाँ से होता है। तो द स्टार्टिंग पॉइंट इज मॉडलिंग। हमें सबसे पहले जो भी चीज़ बनानी है, जो भी सीन क्रिएट करना है या फिर ब्लेंडर में कुछ भी बनाना है, तो हमें पहले उसको मॉडल करना पड़ता है। फिर आता है सेकंड स्टेप जो कि है टेक्सचरिंग। हमें उसमें टेक्सचर्स डालने पड़ते हैं, उसको एक तरह से समझें तो उसको कलर करना पड़ता है। और फाइनली लाइटिंग, क्योंकि अब 2D में तो सिर्फ ब्राइट कलर या डार्क कलर यूज करने से हमें लाइट का थोड़ा आइडिया हो जाता है, पर 3D डिज़ाइन में हम एक्चुअल में लाइट्स उनकी डिटेल्स के साथ डाल सकते हैं कि कितने वॉट की लाइट है, कितनी पावर है और भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। तो हम रियलिस्टिक लाइट डाल सकते हैं ताकि हम जो देख रहे हैं वो एकदम असली जैसा दिखे। और ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस पूरी सीरीज़ का एम ये नहीं है कि हमें पोकेबॉल बनाना है, एम ये है कि हमें ब्लेंडर सीखना है। तो हो सकता है तुम्हें 10 और तरीके मिल जाएं इजीली पोकेबॉल बनाने के। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम मूव इसके अंदर काफ़ी जल्दी कर सकते हैं और हमारे पास ये एक डिफ़ॉल्ट से सीन पड़ा होता है। तो हम लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे और हर चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ब्लेंडर में डिलीट करने के लिए यूज़ होता है X। हम X दबाएंगे, डिलीट का ऑप्शन आएगा और हम इस सब को डिलीट कर देंगे और यहाँ सीन कलेक्शन से भी सब कुछ गायब हो गया। इसका मतलब है हर चीज़ डिलीट हो गई है। अब आता है कि हमें कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना हो तो वो कैसे किया जाए, क्योंकि हम इसमें क्रिएट नहीं करते हैं कोई भी बेसिक शेप, हम बेसिक शेप्स को ऐड करते हैं। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक ऑप्शन दिख रहा है ऐड का, उस पर क्लिक कर देंगे। अभी हमें बाकी कुछ नहीं समझना, सिर्फ सबसे टॉप पे है मैश, जिसमें कि हमारे जो टॉप वाला कॉलम है इसमें बेसिक शेप जो होती है हमारी वो दी हुई है। अब चांसेस है नीचे वाली काफ़ी चीज़ें तुम्हारे सिस्टम में शो ना हो, पर ये हम टाइम के साथ समझ जाएंगे क्योंकि कुछ सेटिंग्स होती है चेंज करनी पड़ती है। तो अब पोकेबॉल की बेसिक शेप अगर समझी जाए तो वो है स्फेरिकल। तो इसके लिए हम एक यूवी स्फेयर ऐड कर देंगे और यहाँ पे एक स्फेयर ऐड हो गया और सीन कलेक्शन में भी हमें दिख रहा है कि एक स्फेयर ऐड हो चुका है। इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिर्फ हमें स्टार्टिंग में मिलेंगी, अगर हमने कुछ भी मूव कर दिया, कुछ भी कर दिया इसको, तो उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ गायब हो जाएंगी। वो है यहाँ पे
ऐड यूवी स्फीयर जो लिखा हुआ है नीचे, इस टैब पे हम क्लिक करेंगे और ये टैब एक्सपैंड हो गया है। अब इसमें एक दिया हुआ है सेगमेंट्स, रिंग्स और रेडियस। लोकेशन और रोटेशन की अभी हमें इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको नहीं देखना चाहेंगे। हमें ध्यान देना है सिर्फ इन चीज़ों पर। अब सेगमेंट्स हुए जो हमारी टॉप से बॉटम तक रिंग जा रही है। जैसे ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं ना कि अर्थ पे लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स होते हैं, तो सेगमेंट्स हुए हमारे लॉन्गिट्यूड्स। इनको बढ़ाएं तो ये देखो ये इंक्रीज़ होता है, और अगर इसकी रिंग्स बढ़ाएं वो हैं लैटिट्यूड्स, तो ये वाली इंक्रीज़ होती हैं। और रेडियस ऑब्वियसली स्फीयर का रेडियस ही हुआ। तो अब ये स्फीयर काफ़ी अजीब सा लग रहा है क्योंकि इसमें ये बॉक्सेस हैं, ना कि ये एक स्मूथ स्फीयर है। और शुरू में मैं भी यही सोचता था कि इसको बढ़ा के मान लो हमने कर दिया 150 और रिंग्स को भी बढ़ा के हमने कर दिया 150, तो ये बन गया ऑलमोस्ट एक परफेक्ट स्फीयर। पर ये हमारे CPU पे काफ़ी हैवी होता है क्योंकि इतने सारे सेगमेंट्स एट अ टाइम प्रोसेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम वापस उसी पे चले जाएंगे 32 और 16, क्योंकि ये बहुत एक सिंपल शेप है और ये हमारे CPU पे ज़्यादा लोड भी नहीं डालेगा। और आगे चल के मैं बताऊंगा कि कैसे हम इस शेप को भी एक परफेक्ट स्फीयर बना सकते हैं। और अब बात है रेडियस की, तो जैसे कि हमने पोकेमॉन में देखा ही है कि मतलब एक जो क्रिकेट बॉल होती है उसके साइज़ की होती है। तो जनरली क्रिकेट बॉल का रेडियस जो है वो 22.4 या 22.9 लिया जाता है। सो आई विल गो विद 22.9। और ब्लेंडर की सबसे बढ़िया बात ये है कि इसमें जो यूनिट्स हैं वो हम टाइप कर सकते हैं लेंथ, कि हमें mm में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए या मीटर। अब 22.9 mm है या सेंटीमीटर है, ये ब्लेंडर को नहीं पता होता। तो 22.9 अगर हम इसके आगे सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो ये आ गई हमारी पोकेबॉल का साइज़। और इस टाइप का, जैसा कि मैंने बोला था कि अगर एक बार ये चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा, तो हमारा इसमें काम तो पूरा हो गया, तो हम इसको नीचे कर सकते हैं। और अगर अब हम इसको मूव कर देंगे, पिछले वीडियो में जैसे कि हमने बात करी थी कि G पे क्लिक किया और जिस एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना है हमें वो बटन दबाने, तो अब हम Y पे क्लिक कर देंगे। तो अब Y पे मैंने इसको मूव कर दिया, तो अब हमारे पास यहाँ मूव का टैब आ गया है, और चाहे अब फिर कितना क्लिक करें वो टैब वापस नहीं आएगा। और आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के जो बेसिक यूनिट्स हैं हम उनको कहाँ से सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ मेट्रिक में होगी, mm, सेंटीमीटर, मीटर्स, इसी में हमारा यूज़ होता है। पर अगर किसी को इंच या फीट में काम करना हो तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज़ टैब में जाएंगे, और जो हमें ये सीन प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं, ये एक ट्रायंगल स्फीयर सा बना होगा, उस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ एक ऑप्शन है हमारे पास यूनिट्स पे क्लिक किया, और यूनिट सिस्टम में नीचे हमारे पास ऑप्शन आ गए इंपीरियल और मेट्रिक। इंपीरियल हुई हमारी फीट, इंचेस, मेट्रिक होगी मतलब ऑब्वियसली मेट्रिक ही है, और क्या बोलना। उसके नीचे आ गया स्केल, तो हम मोस्टली 1 यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि जगह कम पड़ जाएगी या कुछ भी कि हमें स्केल पे बनाना पड़ेगा किसी, तो हम पूरी रियल वर्ल्ड की डायमेंशन यूज़ करते हैं। पर अगर किसी को किसी स्पेसिफिक से स्केल पे काम करना है तो वो इस स्केल को यूज़ कर सकता है। फिर नीचे आ गया रोटेशन, लेंथ, मास, टाइम, तो हर एक चीज़ के हमारे यूनिट्स स्पेसिफाइड है। लेंथ को अगर तुम मीटर, सेंटीमीटर्स किसी में भी करना चाहो उसमें कर सकते हो, पर मीटर्स में ही रखो। जब भी कोई सेंटीमीटर की वैल्यू टाइप करनी हो तो उसमें बस हमें आगे cm टाइप कर देना होता है वैल्यू डालते हुए, जैसे कि हमने पहले किया था, तो बहुत सिंपल हो जाता है इसमें। तो बाय डिफ़ॉल्ट सारा कुछ सही होता है। और अब हम आ गए हैं वापस स्फीयर पे। अब इससे पहले कि हम इस स्फीयर को पोकेबॉल शेप का बनाएं, उससे पहले हमें मॉडलिंग करने के कुछ बेसिक समझने पड़ेंगे, और उसके लिए इतनी कॉम्प्लेक्स शेप ज़रूरी नहीं है, हमें एक सिंपलर शेप यूज़ करेंगे। और अब से हम किसी भी नए ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। तो यहाँ ऐड पे जाके, मैश पे जाके ये सब करने से अच्छा है हम शॉर्टकट की याद कर लें। तो ऑब्जेक्ट ऐड करने की सिर्फ वर्क स्पेस में नहीं, कहीं भी कुछ भी ऐड करना हो ब्लेंडर में तो शिफ्ट ए पे क्लिक किया और हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। अगर मैं एस्केप दबाऊँ और कहीं पे भी क्लिक करूँ शिफ्ट ए, ये हर जगह सेम ही खुलेगा।
तो हम एक ऐड कर देते हैं क्यूब। अब क्योंकि हमने उसका स्केल छोटा किया था, ये क्यूब काफ़ी बड़ा है, इसको अगर हम मूव कर दें तो हम इस क्यूब पे बेसिक मतलब मॉडलिंग के बेसिक सीखेंगे ताकि हमें समझना थोड़ा सिंपल रहे। अब हमें पूरे सीन में कुछ भी क्रिएट करना है, मूव करना है या कोई भी चीज़ करनी है तो वो होती है ऑब्जेक्ट मोड में, जिसका ऑप्शन यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है। और अगर हमें स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हमारे पास होता है एडिट मोड, जिसमें हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो पहले हम इस क्यूब को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि कोई भी एक्शन करने से पहले उस चीज़ को, जिस चीज़ पे वो एक्शन होना है उसको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इस पे क्लिक करेंगे और नीचे हमारे पास ऑप्शन आ गया एडिट मोड। एडिट मोड पे चले गए, और हमारे पास ये सिर्फ इस क्यूब की सारी ज्योमेट्री आ गई। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये इन वर्टिसेस, जिनको हम पॉइंट्स भी बोलते हैं, इन वर्टिसेस से जुड़ के बना है। और ये जो इधर आ रहा है ये इस क्यूब का सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से कोई भी एक्शन या मूवमेंट अप्लाई होती है। तो इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते, ना इसमें हम अभी कोई चेंजेस करेंगे। हम बात कर लेते हैं वर्टिसेस की। अब जो कॉर्नर पे स्फेयर्स होते हैं जिनसे कनेक्ट होके एक शेप बनती है वो होते हैं वर्टिसेस। इन वर्टिसेस को कनेक्ट करके जो लाइंस बनती हैं वो होते हैं एजेस, और एजेस को ज्वाइन करके जो शेप बनती है फाइनल वो होता है एक फेस। तो तीन चीज़ें वर्टिसेस, एजेस और फेस, जिन पे हम काम करेंगे और जिनको हम सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करेंगे। और इनको सिलेक्ट करने का ऑप्शन हमारे पास जहाँ एडिट मोड लिखा है उसके साथ है। तो अभी हम हैं वर्टेक्स एडिट में। इसमें हम एक वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, सारे वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरा क्यूब सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने वर्टिसेस सिलेक्ट करने का ऑप्शन देख लिया। अब इसके बाद आता है एज सिलेक्ट, जिसमें हम एजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक से ज़्यादा कुछ भी सिलेक्ट करना तो शिफ्ट दबा के हो जाता है, शिफ्ट प्लस क्लिक, तो जितनी चीज़ें हम सिलेक्ट करना चाहें वो हो सकती है। अब हमने चारों वर्टिसेस सिलेक्ट कर लिए तो हमारा फेस भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। और तीसरी चीज़ आती है फेस सिलेक्ट, जिसमें हम डायरेक्ट फेस पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब एक से ज़्यादा चीज़ सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए होता है शिफ्ट क्लिक करके हम हर चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपल। और इसके लिए भी हमारे पास शॉर्टकट कीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली कौन यहाँ जाए, इतना ड्रैग करके क्लिक करे, फिर सिलेक्ट करे, फिर दोबारा जाए, क्लिक करे, फिर सिलेक्ट करे। तो हमें शॉर्टकट्स याद करने पड़ेंगे इसके लिए भी। अपने जो कीबोर्ड में अल्फ़ाबेट्स हैं उसके ऊपर वाली जो कीज़ हैं उसमें 1, 2 और 3 यहाँ पे देखना, इसके साथ मूव होगा 1, 2, 3। तो अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो हमारे वर्टिसेस शो हो जाएंगे, तो हम वर्टिसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 2 क्लिक करेंगे तो हमारे एजेस शो हो जाएंगे, हम एजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। और 3 पे हम फेसेस सिलेक्ट कर पाएंगे। कूल। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है कि हमें इस क्यूब की शेप चेंज करनी है, मतलब इसको कुछ भी आड़ा तिरछा कैसा भी बनाना है, तो वो कैसे किया जाए। उसके लिए हमें बेसिक से 3 फंक्शन याद करने हैं। पहला है एक्सट्रूड, सेकेंड है इंसेट और थर्ड है लूप कट। मोस्ट केसेस में यही 3 चीज़ें यूज़ होंगी, तो इन्हीं को याद करके फ़ायदा है, और बाकी टाइम के साथ धीरे धीरे सबका पता लग जाएगा। तो ये जो हमें नीचे इतने सारे टैब्स दिख रहे हैं, इनमें से हम सिर्फ 3 यूज़ करेंगे, एक्सट्रूड, इंसेट एंड लूप कट। तो जो सबसे ऊपर ये दिख रहा है, इस पे खुद ही लिखा गया एक्सट्रूड रीजन। तो इस पे अगर हम क्लिक करें, और अभी हमारा कोई भी एज, वर्टेक्स या फेस सिलेक्टेड नहीं है, तो हम मोस्टली फेसेस पे ये फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हमने अगर क्लिक किया तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया कि हमारा एक फेस सिलेक्ट हो गया और एक प्लस का साइन आ गया। अब अगर हम उस प्लस के साइन पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे जिस भी साइड को हमें एक्सट्रूड या इंट्रूड करना है, तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। इजी।
अब इसी चीज़ को करने का आसान तरीका क्या है, हम वापस अपने सिलेक्शन बॉक्स पे गए, हमने जिस भी चीज़ को एक्सट्रूड या इंट्रूड करना है हमने वो फेस सिलेक्ट कर लिया और इसकी शॉर्टकट की है ई दबा के अगर हम ऊपर या नीचे कहीं को भी मूव करेंगे तो ये उधर को एक्सट्रूड या इंट्रूड हो जाएगा। सिंपल। जैसे अब ये सिलेक्ट किया, ई दबाया, एक्सट्रूड हो गया। ये सिलेक्ट किया, ई, इंट्रूड, इजी। और एक्सट्रूड करने के भी अगर इसको हम क्लिक करके रखेंगे बाकी के और काफ़ी ऑप्शन आएंगे, पर अभी उतनों की ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें। अभी सिर्फ यही बेसिक एक्सट्रूड इंट्रूड करना याद रखते हैं। और हाँ, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमने उसको इंट्रूड कर दिया पर ये हमारे एक्स्ट्रा फेसेस बच गए। तो इसका रीज़न होता है कि हमने इस वाले फेस को इंट्रूड किया, बाकी के तो वैसे ही रहेंगे। तो हम सिलेक्ट करके एक्स दबाएंगे तो हमारे पास एडिट मोड में डिलीट करने के और काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो अब हमें एक फेस को डिलीट करना है तो हम फेसेस क्लिक कर देंगे, फिर से सिलेक्ट किया, फेसेस। अब ये फेस हमारे पास पूरा वैसे का वैसा बचा हुआ है। ये हो गया हमारा एक्सट्रूड। अब देखते हैं इंसर्ट। एक्सट्रूड के जस्ट नीचे इंसर्ट का ऑप्शन है, उसको क्लिक किया, फेस सिलेक्ट किया, हमारे पास फिर से वही एक ऑप्शन आ गया। अब अगर हम इसको ड्रैग करके अंदर को ले जाएंगे तो ये अंदर को एक इंसर्ट या जिसको सिंपली ऑफसेट भी बोल सकते हैं, अगर कोई आर्किटेक्चर पढ़ रहा है तो उसको ऑब्वियसली ऑफसेट का पता ही होगा। तो हम एक ऑफसेट क्रिएट कर सकते हैं जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। फिर अगर हम इसको बाहर को ड्रैग करेंगे तो मतलब सिंपली हम ये इंसर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लो तुमने एक फ़ोटो फ्रेम बनाया तो ये शेप आ गई। अब हम सिलेक्ट मोड पे जाके इसको अगर एक्सट्रूड कर देंगे, मतलब एक्सट्रूड क्या, इंट्रूड कर देंगे तो एक ये क्रिएट हो गया अंदर को शेल्फ सी। तो ये मतलब एक काइंड ऑफ एक फ़ोटो फ्रेम की शेप लग रही है। और अब इसकी भी बिना शॉर्टकट की कि हम आगे बढ़ नहीं सकते। यही हमारे रिवाज हैं कि हम ब्लेंडर यूज़र शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करें। इंसर्ट की गेस करो क्या होगी शॉर्टकट की? सिंपल है, आई। तो हमने ये फेस सिलेक्ट किया और तुमने नोटिस किया होगा मैं जब भी कुछ भी फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं एकदम माउस दूर ले जाके कर रहा हूँ, क्योंकि होता ये है कि अगर तुम सेंटर के पास से करोगे ना तो उसके गलत होने के बहुत ऑप्शन है, क्योंकि जो एजेस हैं वो सेंटर की तरफ जा रहे हैं। मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ कि अगर मान लो मैं नज़दीक से आई दबाऊँगा और फिर इंट्रूड करूँगा तो ये थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, अटपटा भी हो सकता है और अंदर को भी पूरा ये इंट्रूड नहीं हो रहा है। तो अब एक्शन कैंसिल करने का क्या तरीका था? एस्केप या राइट क्लिक। तो मैंने राइट क्लिक किया। अब अगर मैं दूर से इंट्रूड करूं आई और ड्रैग तो ये पूरा परफेक्टली इंसर्ट होगा। डन। तो इंसर्ट की शॉर्टकट की है आई। और अब आ जाते हैं हम तीसरी चीज़ पे जो कि है हमारा लूप कट। लूप कट काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब मान लो हमारे पास ये फेस है और मुझे सिर्फ इसका 50% एक्सट्रूड करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कोई फंक्शन ऐसा स्पेसिफिक है नहीं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप कट, जो कि है इंसर्ट के एक कदम नीचे। लूप कट पे क्लिक किया और एक येलो सी लाइन शो हो जाती है जिस भी एज पे हम अपना कर्सर रखेंगे। तो अगर यहाँ पे हमें एक लूप कट क्रिएट करना है कि हमारे फेसेस डिवाइड हो जाएं तो वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। अगर हम इस एज पे रखें तो वो यहाँ से क्रिएट हो जाएगा और ये हमेशा एक एज के सेंटर पे पहले क्रिएट करता है। तो ये येलो लाइन बस एक डिपिक्शन है कि कैसे लूप कट क्रिएट होगा, कि हमारी इस पूरी ज्योमेट्री में एक कट क्रिएट हो जाएगा। तो हमने इस एज को हाफ करना है, तो उसके लिए हमने पहले ये येलो लाइन जब आ गई हमने क्लिक किया और जस्ट क्लिक करने से हो गया कि उसी जगह पे एक लूप कट क्रिएट हो गया और हमें ये नहीं चाहिए था। और अगर हमें एक हाफ में लूप कट बनाना है तो उसके लिए तो सही है, पर अगर मान लो मुझे
इसके यहाँ जैसे कहीं एक लूप कट चाहिए, तो वो कैसे होगा? तो इसको अंडू कर देते हैं, Ctrl Z, यहीं पर आए, क्लिक किया और फिर हमें क्लिक छोड़ना नहीं है, क्लिक किया तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया कि हम इस लूप कट को कहीं भी मूव कर सकते हैं इस एज के अलाउंग। सिर्फ जो एज तुमने सिलेक्ट किया है तुम उसी के अलाउंग कट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे हम पहुँच गए, हमने अब माउस छोड़ा और यहाँ हमारा लूप कट क्रिएट हो गया। तो हमें इस एज को एक्सट्रूड करना था ना, तो अब हम, और जब भी हम लूप कट क्रिएट करते हैं तो ये एक एज की प्रॉपर्टी है, क्योंकि एज कट कर रहा है और एज क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ हम भी एज वाले ऑप्शन में चले जाते हैं। तो अब आगे कुछ भी करने से पहले सिलेक्शन मोड पे गए, बाहर क्लिक किया और ये फाइनलाइज हो गया हमारा लूप कट। और अब जैसे कि हमने एक्सट्रूड और इंसर्ट के साथ देखा, एक्सट्रूड का शॉर्टकट की है ई, इंसर्ट का शॉर्टकट की है आई, तो लूप कट का शॉर्टकट की क्या हो सकता है? एनी गेसेस? नहीं, जो भी तुम सोच रहे हो गलत है। लूप कट का शॉर्टकट की एल नहीं होता है। लूप कट का शॉर्टकट है, वाह, लूप कट का शॉर्टकट, तो लूप कट की शॉर्टकट की है Ctrl R। तुमने Ctrl R दबा दिया और किसी एज पे लेके जाओ, तुम लेके तो जाओ, मैं क्या लेके जाओ, और वहाँ पे क्लिक करके हमने ड्रैग किया और लीव कर दिया, तो ये हमारा लूप कट बन गया। अब हमने करना क्या था? अच्छा, इस फेस को एक्सट्रूड करना था, तो हम सिलेक्शन मोड पे 3 दबाया, फेस सिलेक्ट किया और ई दबा के एक्सट्रूड कर दिया। बढ़िया। तो ये थी 3 बेसिक प्रॉपर्टीज अबाउट मॉडलिंग ऑब्जेक्ट्स, जो कि पता होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत में मुझे नहीं पता थी, तो मैंने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया है, काफ़ी स्ट्रगल किया है तुम्हारे भाई ने। तो अब मैं तुम्हें ये चीज़ सिखा रहा हूँ, अपना अमूल्य ज्ञान तुम्हारे साथ बांट रहा हूँ। तो प्रैक्टिस करो, कमेंट्स में थैंक यू लिख दो। और ये हो गया हमारा एक्सट्रूड, इंसर्ट और लूप कट की क्लास पूरी। तो स्क्वायर से तुम कोई भी शेप्स क्रिएट करो, बेसिक टेबल, चेयर, रेक्टेंगल वगैरह, वो इसी से क्रिएट हो जाते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, रैप करते हैं। तुम एक्सट्रूड, इंसर्ट और लूप कट को प्रैक्टिस करो, अलग अलग शेप्स बनाओ। और एक ज़रूरी बात कि मैं जो भी सिखाऊंगा वो चीज़ करने के 100 और तरीके हो सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर और क्रिएटिविटी में कोई एक स्पेसिफिक तरीका नहीं होता है। तो अगर तुम में से किसी को इजी तरीका पता है तो इंस्टेड की कमेंट में ये बोलो कि मैं गलत बता रहा हूँ, तुम वो आइडिया शेयर कर दो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे इजी तरीका है। अगर जल्दी करने का बताना हो तो वो तो बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं, 10 मिनट में पूरा पोकेबॉल बना के ख़त्म करो, क्या इतना एक्सप्लेन करना। बट आई वॉन्ट कि जो बिगिनर है वो सीखे, और जिस स्टेज में मैं था, जैसे मैंने सीखा, वो किसी को ना सीखना पड़े, कोई भी इजीली ब्लेंडर यूज़ करना सीख जाए। ब्लेंडर क्या, आगे और भी जैसे सॉफ्टवेयर के ट्यूटोरियल आएंगे तो वो भी तुम यूज़ करना इजीली सीख पाओ, इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। तो पेशेंस रखो, प्रैक्टिस करो, एंड दैट्स इट। और हाँ, मुझे बाद में ये बात याद आई, लेकिन अपनी फाइल सेव करना बहुत याद रखना। जब प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो तब भी अपनी फाइल सेव कर लो, और बीच बीच में Ctrl S दबाते रहा करो। तो दोस्तों, कार्यक्रम अभी ख़त्म हुआ नहीं है, अभी तो हमारे चैनल पे मौज शुरू होती है। अभी तो ज़रा हम और तुम आपस में बात करते हैं और कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखते हैं। तो हम वापस आ गए हैं वही अपनी पुरानी प्यारी जगह रेडिट पे, कुछ आर्टवर्क्स देखने, ताकि हम और तुम इंस्पायर हो सके और ज़्यादा काम कर सकें। तो शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ आर्टवर्क्स। इवेंचुअली दिस इज़ हाउ सिम्स विल लुक इफ़ आई कैन एवर गेट द हैंग ऑफ अनरियल। हमें दिख ही रहा है कि ब्लेंडर कितना बढ़िया सॉफ्टवेयर है आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन के लिए भी, मतलब काफ़ी हद तक रियलिस्टिक और बक्सी शॉट्स नहीं बनाया है, एंड इट लुक्स प्रीटी रियलिस्टिक, काफ़ी बढ़िया बनाया है। दिस इज़ बाय मेनियर हायर मैन, आई डोंट नो इफ आई प्रोनाउंस्ड इट राइट, पर यार बहुत अच्छा है। अब हमें कुछ भी बनाने से पहले एक कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना चाहिए, मतलब कुछ सोच के हमें आगे काम करना चाहिए, और ऐसा वेक्टर काइंड ऑफ इलस्ट्रेशन टाइप वर्क मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अरे वाह, दिस इज बाय व्हाट्स अप लूजर्स। अरे यार
बंदा बेइज्जती करने पे आ गया। कैरेक्टर क्रिएशन बहुत बढ़िया होती है ब्लेंडर में और इसने बहुत अच्छे से बनाया, रियली गुड। और यहाँ हम आ गए हैं रियलिस्टिक रेंडर। फोटो रियलिस्टिक रेंडर इन ब्लेंडर may not be perfect but I tried my best. This is by Zverkiev, ZVERKIEV. I don't know how to pronounce it. पर यार ऐसे आर्ट वर्क्स में देखने वाली चीज़ होती है कि इन्होंने कैसे रियलिज्म अचीव किया है। तुम टेक्सचर्स देख रहे हो एकदम रियलिस्टिक है, और यहाँ पे अगर हम कॉर्नर्स पे देखें तो हमें हल्का हल्का जैसे कैमरा में RGB स्प्लिट नहीं हो जाता है कि मतलब फ़ोटो हल्की सी ख़राब हो रही है, जिसको क्रोमैटिक एबरेशन बोलते हैं, तो ये काफ़ी रियलिस्टिक सा इफेक्ट देता है। और डेप्थ ऑफ फील्ड डाली है कि मतलब जो आगे या पीछे चीज़ें हैं वो ब्लर हो रही हैं और हमारे कैमरे का फोकस सिर्फ इस पर है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी हमारे फ़ोटो रियलिज्म में ऐड करती है। और ये इसका मॉडल है, तो मतलब मॉडल तो काफ़ी बेसिक है पर डेफिनेटली टेक्सचरिंग और उसके बाद सीन सेटअप करने में और उसके बाद रेंडरिंग में काफ़ी मेहनत करी है। नाइस, अरे बहुत ही बढ़िया यार, लाजवाब, क्या कहें। इतनी हाई क्वालिटी के जब रेंडर देखते तो खुशी होती है, बहुत बढ़िया। अब इसको एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि हर चीज़ ही सही करी है। एंड दिस इज़ मेड बाय आई एम प्रदीप। अरे प्रदीप यार, बंदा इंडियन लग रहा है। प्रदीप भाई देख रहे हो तो ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो चैनल को यार, कम्युनिटी ज्वाइन करो इंडियन ब्लेंडर यूजर्स की, और बहुत बढ़िया आर्टवर्क है। क्लोरीन स्मेल बाय होमो मिल्च, अरे बहुत ही लाजवाब यार। ये मतलब थोड़े जैसे मिनिमलिस्टिक टाइप होते हैं पर इसमें डिटेलिंग करी होती है और हर चीज़ मतलब फोटो रियलिज्म की तरह बनाई होती है। ऐसे आर्टवर्क्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब हम अगर देखें तो इसमें कॉम्पोजिशन का एक फैक्टर यूज़ हुआ है जिसे हम रूल ऑफ थर्ड्स कहते हैं, कि अगर हम एक फ्रेम को 9 पार्ट्स में डिवाइड करें, मतलब 3 ऐसे तो टोटल 9 हो गए, तो हमारे ये वाले जो 5 हैं ये खाली रह रहे हैं। इस कॉर्नर से हमारा जो नीचे वाले हमारे 4 बचे वो हमारे स्क्वायर्स यूज़ हो रहे हैं। तो रूल ऑफ थर्ड्स का ये फंक्शन होता है क्या, तो यहाँ मतलब किसी कॉर्नर में हमारा 1/3 कॉम्पोजिशन यूज़ हो रही हो और बाकी की मतलब ऑब्वियसली वाइट स्पेस हो। तो अगर कोई एकदम बिगिनर है जिसको मेरी ये बातें कुछ समझ नहीं आ रही है तो ये मैं अपनी आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा, पर अगर किसी को समझ आ रही है तो ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं। कोई अगर ऑलरेडी आर्टवर्क्स वगैरह बनाता है तो हाँ, तुम ये टिप्स यूज़ कर सकते हो। अरे नाइस यार, फिर से वही किया है बंदे ने, रूल ऑफ थर्ड्स, वाइट स्पेस, और यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूज प्लेस्ड है। और ये जो एक ऐसे होता है ना कि आधा सा कुछ हमारे रह गया हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो दिखाता है कि इसके परे को भी हमारा वॉल या जो भी ऑब्जेक्ट है, और एक कंटिन्यूटी क्रिएट होती है कि हमें एक फील आती है कि ये एक पूरा रूम होगा। अगर ये जो हमारी लाइट आ रही है वो सिर्फ इतने में ही आती और यहाँ पे ख़त्म हो जाती, इसके बाद ख़त्म हो जाती, तो एक बड़ा अजीब सा इफेक्ट आता है। पर ये ऐड करता है। अगर तुम्हें कुछ भी रियलिज्म के लिए कुछ समझ ना आ रहा हो तो तुम बस ऑब्जेक्ट्स हाफ प्लेस्ड कर देना अपने सीन में, कि अगर इसने यहाँ पे एक थोड़ी सी अलमीरा या कोई भी ऑब्जेक्ट भी प्लेस किया होता तो वो भी एक सीन के बाहर कंटिन्यूटी क्रिएट करता है। अरे वाह, डायनामिक यूज ऑफ कलर्स, वेरी नाइस। और इस बंदे को तो मेरे ख्याल से रूल ऑफ थर्ड से प्यार ही है क्योंकि काफ़ी अच्छी तरह से चीज़ें यूज़ करी हैं। कलर कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी है। ये होती हैं डिटेल्स, जो कि अब यहाँ पे इसने एक वाटर बॉडी बनाई है तो इसकी रिफ्लेक्शन पानी की ही तरह ऊपर आ रही है। और जो ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स पे हम ध्यान रखते हैं वही सब एडअप होता है रियलिज्म के लिए, कि ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स ही काफ़ी रियलिस्टिक बनाती हैं सीन को। तो ग्रेट वर्क। अरे भाई, मास्टर उगवे, जिन ने कुंग फू पांडा फर्स्ट देखी है, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था। बचपन में इतना समझ नहीं आया, पर अब जब दोबारा देखते हैं तो एक बहुत अटैचमेंट सी होती है मास्टर उगवे के साथ, स्पेशली जब बैकग्राउंड में हांस जिमर का म्यूजिक चल रहा हो। बहुत बढ़िया यार, प्लेयर XXX जो भी है।
दिस इज रियली गुड। चाहे इतना फोटो रियलिस्टिक नहीं है, पर यार जो एक आइडिया होता है ना, जो थॉट प्रोसेस होता है, वो इस बंदे का बहुत अच्छा है। एक तरह से ये सीन शो कर रहा है आफ्टर मास्टर हुए लेफ्ट, क्योंकि ऑब्वियसली ये सारे पेटल्स उड़ रहे हैं, तो वो उसके बाद ही हुआ था। और जो उनकी स्टिक थी वो यहाँ ग्लो कर रही है। बहुत बढ़िया यार। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी के आर्टवर्क्स या मीम्स हम अगली वीडियोस में देखेंगे। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, सो लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हारे किसी जानने वाले को इसकी ज़रूरत है तो इस वीडियो को शेयर करो। अगर चाहते हो मेरी ऐसी वीडियोस और आएँ, सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टर्न द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू ऑल। एंड आने वाले टाइम में तुम किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।